हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोहों में चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह का जो अवधि है, उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1770 से 1802 ईस्वी। लेकिन इस विद्रोह को हम दो भागों में बांटते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट कि पलामू के राजगद्दी पर कौन बैठेगा, शासक कौन बनेगा, शासन कौन करेगा। एंड सेकेंड पार्ट कि शासक तो बन गए हैं लेकिन शासकों और वहां के किसानों के बीच जो विद्रोह हुआ है, जो युद्ध हुआ है, उसको हम सेकेंड पार्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का ड्यूरेशन है 1770 से 1771, यह है प्रथम चरण। और द्वितीय चरण है 1800 से 1802, ये सेकेंड पार्ट है। इन दोनों को मिलाकर के एक बहुत ही लंबी स्टोरी बनती है और आज की वीडियो भी काफी लंबी बनने वाली है, पर आप अगर इसको एंड तक देखेंगे तो आई अश्योर यू कि चेरो विद्रोह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस विद्रोह को समझने में। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चेरो विद्रोह, इस विद्रोह का मूल कारण था अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। यहाँ पर टर्म आ रहा है दावेदार। तो पलामू में ऑलरेडी राजा थे और वहां पर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और उस दावेदार को हेल्प कर रहे हैं अंग्रेज, इसलिए युद्ध होता है। ठीक है, वस्तुतः पलामू में शासन करने के लिए की गई लड़ाई को ही चेरो विद्रोह कहा जाता है। लाइक आई सेड, फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट कि भाई शासक कौन बनेगा। ठीक है, कुछ वर्षों के बाद यह विद्रोह चेरो शासकों और चेरो के किसानों के बीच मनमाने कर की वसूली के विरोध में बदल जाता है ना। सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था क्या होता है कि किसानों से मनमाना कर वसूलने लगते हैं जिसका वो विरोध करते हैं और उसको ही हम चेरो का सेकेंड विद्रोह कहते हैं। चेरो विद्रोह की जो स्टोरी लाइन है वो शुरू होती है यहां से। पलामू के राजा रंजीत राय की हत्या कर दी जाती है। कौन करते हैं? जयकृष्ण राय करते हैं और उसके बाद वो पलामू के शासक बन जाते हैं। जयकृष्ण राय वहां के राजा रंजीत राय की हत्या करते हैं और खुद वो पोस्ट हथिया लेते हैं। शासक बनने के बाद सबसे पहला वो काम क्या करते हैं कि वो रंका के ठाकुर सैनाथ सिंह की भी हत्या कर देते हैं। ये जो ठाकुर सैनाथ सिंह होते हैं ये राजा रंजीत राय के मित्र होते हैं, तो वो राजा बनने के बाद क्या करते हैं, इनकी भी हत्या कर देते हैं। ठीक है, रंका जिन लोगों को पता नहीं है, रंका इज अ प्लेस, प्रमंडल है गढ़वा जिले में। ठीक है, अब 2 मर्डर हो चुके हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। ठाकुर सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उनके भतीजे जयनाथ सिंह चित्रजीत राय से मिलते हैं। अब ये चित्रजीत राय कौन है? रंजीत राय के पोते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने दादाजी और अपने चाचा जी की हत्या का बदला लेने के लिए, और उसी के तहत वो क्या करते हैं, जयकृष्ण राय पर आक्रमण करते हैं। तो 1770 ईस्वी में जयनाथ सिंह तथा चित्रजीत राय सतबरबा के निकट चेतमा के युद्ध में जयकृष्ण राय को हरा करके उनकी हत्या कर देते हैं और उनका प्रतिशोध पूरा हो जाता है। उनकी हत्या करने के बाद 1770 ईस्वी में ही चित्रजीत राय पलामू के राजा बनते हैं और जयनाथ सिंह वहां के दीवान बनते हैं। उनके हिसाब से तो उन्होंने अपना सॉर्ट आउट कर लिया, उन्होंने अपना प्रतिशोध ईटीसी ले लिया, अपनी जो पोस्ट थी, अपने दादाजी की पोस्ट उन्होंने वापस हासिल कर ली। लेकिन अब स्टोरी में आते हैं गोपाल राय। अब ये गोपाल राय कौन है? जयकृष्ण राय के पोते हैं। गोपाल राय को लगता है कि मेरे दादाजी को मार दिया गया है, तो अब उनके बाद उनकी पोस्ट पर कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। अब उनके पास तो कोई पावर है नहीं, उनको तो चाहिए ना, तब ना जाकर के वो राजा बनेंगे। तो इसलिए वो हेल्प लेने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेजों को अप्रोच करते हैं। और अंग्रेज तो कब से बैठे हुए थे कि उनको कैसे भी मौका मिले कि वो पलामू में एंटर करें ताकि वो पलामू के किले पर कब्जा कर सकें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के
वजह से उनको रास्ता मिल जाता है पलामू में घुसने का। फलस्वरूप अंग्रेजों और चित्रजीत राय के बीच में युद्ध होता है और यही युद्ध है चेरो का विद्रोह। ठीक है। अंग्रेजों की ओर से कैप्टन कैमक लगातार 2 माह तक युद्ध करते हैं, तब जाकर के उनको पलामू किले पर कब्जा प्राप्त होता है। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भाग खड़े होते हैं और पलामू का शासक कौन बनता है? गोपाल राय को पलामू का शासक बना दिया जाता है। ये टाइम चल रहा है 1771। ठीक है। अब ये तो शासक बन गए, लेकिन चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भी शांत नहीं बैठते हैं। ये भी कोशिश करते रहते हैं कि कैसे वो वापस अपने राज्य के राजा बने। तो इसके तहत वो क्या करते हैं, वो मराठों से संपर्क करते हैं और फिर से गोपाल राय पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है कि जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उस समय के टॉम्स स्कॉट जो अधिकारी होते हैं, उनको पूर्व सूचना मिल जाती है। इस आक्रमण की पूर्व सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी टॉम स्कॉट अतिरिक्त सैन्य सहायता द्वारा इस आक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। फलतः जयनाथ सिंह को पलायन करना पड़ जाता है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है आक्रमण करने की, लेकिन जो टॉम स्कॉट होते हैं उनको बैकअप मिल जाता है और वो जो आक्रमण होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जयनाथ सिंह को भागना पड़ जाता है। इसी बीच अंग्रेज गोपाल राय को अयोग्य या अक्षम घोषित कर देते हैं और उनकी शक्तियों को कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो राजस्व प्रशासन है वो उनसे छीन लिया जाता है और किनको दे दिया जाता है? सुगंध राय तथा राजराज राय को वो राजस्व प्रशासन दे दिया जाता है। अंग्रेज ऐसे भी छल कपट का बहुत यूज करते थे ना राज करने के लिए, तो वो आगे क्या करते हैं, कुछ समय के बाद ही अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को किसी की हत्या के आरोप में बंदी बना लिया जाता है और उनके भाई बसंत राय को उनका उत्तराधिकारी बनाकर बैठा दिया जाता है। तो गोपाल राय के बाद अब कौन बन गए? उनके भाई बसंत राय उत्तराधिकारी बन गए। लेकिन जल्द ही बसंत राय की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके पुत्र शिव प्रसाद सिंह राजा बनते हैं। लेकिन शिव प्रसाद सिंह अल्प वयस्क होते हैं, मतलब वो अडल्ट नहीं होते हैं, तो उनको कुर्सी पर बैठाना पॉसिबल नहीं होता है। फलस्वरूप उनके सौतेले भाई चूड़ामन राय को उस कुर्सी पर बैठाया जाता है और 1795 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा उनको फाइनली शासक नियुक्त कर दिया जाता है। जब शिव प्रसाद सिंह वयस्क हो जाते हैं तो शिव प्रसाद सिंह ही क्या बनते हैं? दीवान बनते हैं। चूड़ामन राय शासक बनते हैं और शिव प्रसाद सिंह दीवान बनते हैं। लेकिन ये जो राज्य उनको दिया जाता है ये फ्री में नहीं दिया जाता, उनको अपना सालाना कर देना होता है अंग्रेजों को, और ये कर इतना बढ़ा दिया जाता है कि इसका बर्डन राजा को तो पड़ता ही है, लेकिन राजा वो सारा जो प्रेशर है वो अपनी प्रजा में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि अगर वो कर नहीं चुकाएगा तो वो सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी। तो यहां से शुरू होता है चेरो विद्रोह का सेकेंड पार्ट। चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ असंतोष व्याप्त होने लगता है, क्योंकि जो पब्लिक है उस पे बहुत ज्यादा कर देने का प्रेशर दिया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनमें असंतोष फैलता है। ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर देते हैं वहां के किसान। ठीक है, 1800 ईस्वी से सेकेंड चेरो विद्रोह का टेन्योर शुरू हो जाता है। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगता है। 2 वर्ष तो यह विद्रोह अच्छा चल रहा है। 1800 में शुरू हुआ है। 1802 में क्या होता है, भूखन सिंह पकड़े जाते हैं और उनको फांसी दे दी जाती है। अब जैसे ही आपका नेतृत्वकर्ता गायब होता है तो विद्रोह अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। फिर 1809 में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह से दमन करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जमींदारी पुलिस बल इसका गठन हुआ है 1809 में। 1800 से
1802 इसमें सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, उनके जो नेतृत्व करता है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वहां पर धीमा हो जाता है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। लेकिन उसको खत्म करने के लिए 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है। 1813 ईस्वी में चेरो के राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया कर चुकाने में असमर्थ होने के कारण अंग्रेज उनके राज्य को नीलाम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप 1815 ईस्वी तक ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो जाता है। तो इस तरह चेरो विद्रोह, चेरो राजवंश, ये हम आज खत्म करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।